डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जमानत देने से किया इनकार। कहा हालत बिगड़ी तो करेंगे विचार। केरल हाईकोर्ट ने जेल निगरानी समिति बनाने के लिए राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया। कहा जेलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होंगे। कोर्ट ने जेलों की भीड़भाड़ पर रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी। हनीमून मर्डर केस में मेघालय हाईकोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी। राज्य सरकार की जमानत चुनौती याचिका खारिज की। सप्तपदी के बिना हिंदू विवाह अमान्य। मैरिज सर्टिफिकेट होने पर भी विवाह होगा शून्य। गुजरात हाईकोर्ट का हिंदू विवाह पर फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लीगल हेल्पलाइन में जनगणना से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे, जिस पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आपका जनगणना से जुड़े कानून पर कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जनगणना अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें 1994 में क्या प्रमुख संशोधन किए गए थे। जी, वास्तव में जनसंख्या का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आया है ये अंग्रेजों के जमाने से जी। सबसे पहली जनसंख्या जो हुई थी जनगणना वो 1872 में हुई थी। और लेकिन वो जनगणना ऐसी नहीं हुई थी कि हर राज्य में रखा गया हो, वो कहीं कहीं बीच बीच में रखी गई थी। लेकिन 1881 में पूरे देश में जनगणना हुई थी और उसके बाद लगातार हर 10 साल पर जनगणना होती थी। तो 1881, 1891, 2001 इसी ढंग से जनगणना होती रही है। और आप देखेंगे कि वो तो 1901 के बाद लगातार हमारे यहाँ 70 साल के बाद जनगणना होती रही। लेकिन केवल ये 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। इसका कारण मुख्य ये था कि 2021 की जनगणना के समय कोविड आ गया था। तो कोरोना काल में क्योंकि हर घर में जाया नहीं जा सकता था, ये संगणक जो है इन्यूमरेटर जा नहीं सकते थे, इस नाते 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। उसके पहले की जनगणना हर 10 साल पर होती रही है और फिर 2021 के बाद ये पहली बार जनगणना हो रही है, जिसकी रिपोर्ट शायद 2028 या 2029 में आएगी। 2027 में तो ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपने जो मुख्य सवाल उठाया कि जो 1948 की जो सेंसस की बात आई है वो और उसके बाद जो संशोधन हुआ है उसमें दोनों में क्या फर्क है। जी। वास्तव में 1948 की जनगणना आज तक वही लागू है। कुछ छोटे मोटे संशोधन हुए हैं। एक संशोधन तो ये हुआ है कि आप जो है कोई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा वो सूचना। दूसरा यह है कि मान लीजिए संगणक नियुक्त किए जाते हैं, जो इन्यूमरेटर नियुक्त किए जाते हैं, उन इन्यूमरेटर्स की नियुक्ति में कोई बाधा विधान होता है। इस नाते उनके लिए एक कानूनी रूप से ये बना दिया गया है कि अहम अधिकारी जो है, जो सेंसस कमिश्नर है, वो किसी को जो सरकारी कामों में या जो इस ढंग के काम जिसको कहते हैं कि पब्लिक एक्ट है जो
उसके अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं कंपनियां, उनके लोगों को आप नियुक्त कर सकते हैं और उनसे संगठन का काम ले सकते हैं। तो ये मुख्य बात इसमें यही रही है कि हम उनको बुला करके और उनसे इन्यूमरेशन के काम में, उनसे जनगणना के काम में उनका उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात यही रही है। और एक बात ये हो रही है कि आप जानकारी देने से कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप कह दें कि नहीं जानकारी देंगे। जी। जानकारी क्यों नहीं देंगे? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम आपके द्वारा जो जनसंख्या होती है, उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि कहाँ पर स्कूल बनाए जाने चाहिए, कहाँ पर अस्पताल बनाए जाने चाहिए, कहाँ पर व्यय किस ढंग से किया जाना चाहिए और खर्चों का कहाँ उपयोग ठीक से होना चाहिए। तो अगर प्लानिंग ठीक से बनाना होगा तो आपको जनसंख्या के अनुपात को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी नाते जो 1948 का एक्ट है, इसके लिए ये कहा गया है कि आप सेंसस कराइए और सेंसस कराने के बाद अपनी नीतियों का निर्धारण करिए, आधारभूत संरचना को ले आइए और फिर लोगों के विकास के काम में आप उसको उपयोग करें। ये मुख्य उद्देश्य है। जी सर, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि जनगणना कराने के लिए भारत सरकार किन अधिकारियों की नियुक्ति करती है और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, भारत सरकार किन अधिकारियों की नियुक्ति करती है? भारत सरकार 6-7 तरह के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। सबसे बड़ा तरह अधिकारी होता है जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद राज्यों में डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है और लास्ट में आते हैं जिनको संगणक कहते हैं, वो इन्यूमरेटर होते हैं, जो ऐसे अधिकारी जैसे ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर घर जाते हैं, जनसंख्या के बारे में पता करते हैं। तो उसमें सामान्य तौर पर आजकल हम ये देखते हैं कि स्कूलों के टीचर को रख दिया जाता है या कहीं पर काम करने वाले क्लर्क्स को, काम करने वाले लोगों को रख दिया जाता है। वो जगह जगह जाते हैं और वो सूचना इकट्ठा करते हैं और इस इकट्ठा करने के बाद वो अधिकारियों को सौंपते हैं और सबसे बाद में वो सूचना जाती है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास। वो कोलेट करते हैं। तो कोलेट करने के बाद आपको ये बताया जाता है कि सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है कि इस देश में जनसंख्या कितनी बढ़ी है पिछले 10 सालों में और किस अनुपात में बढ़ी है। जैसे कुछ क्षेत्र में जनसंख्या कम बढ़ी है या माइग्रेशन हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से कई राज्यों में लोग गए हैं और कई राज्यों में आवागमन और हो गया है। तो इस चीज को देखा जाता है कि कितने लोग यहाँ से गए हैं और कितना जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है। तो ये इस चीज के आधार पर तय किया जाएगा कि यहाँ कितने स्कूल बनाए जाने चाहिए, कितने हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए, कितने लोग कहाँ से मूवमेंट हुआ है ये देखिए। और उस मूवमेंट का आधार क्या हुआ है, शहरी जनसंख्या कितनी हुई है, जी। ग्रामीण जनसंख्या कितनी रह गई है और ग्रामीण जनसंख्या अगर कम हुई है तो किन कारणों से कम हुई है। और इसको ये भी देखा जाना चाहिए कि ग्रामीण जनसंख्या के कम होने से क्या कोई प्रभाव पड़ा है कृषि पर। ये कई चीजें होती है जिन पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे अब हम खुद अपने बचपन का देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वहां से निकल गए हैं, नौजवान होते ही वो शहरों की तरफ भागने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद वो इस चीज को देखा जाता है कि वहां पर सुविधाएं भी इसी अनुपात में बढ़ाई जाए, हॉस्पिटल भी उन्हीं अस्पताल खोले जाए, शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। जी। वहां भी इस चीज को देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक से शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था हो और भी चीजें वहां पर विकास के दर कम ना हो, विकास की दर बहुत बढ़ती रहे, जिससे वो देश में एक तरह से समन्वय विकास हो सके, समन्वयात्मक विकास हो सके। इसी चीज का ध्यान रखा जाता है। जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं जनगणना अधिनियम के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनगणना अधिनियम के अंतर्गत जनगणना अधिकारी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? देखिए शालिनी जी, जनगणना अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आपके घर पर जाए और अबाधित रूप से आप उसको प्रवेश दें और उसको पूरी जो जानकारी वो मांग रहा है उसको दीजिए।
तभी तो वो सही जनगणना हो पाएगी, वरना कैसे जनगणना हो पाएगी। जी बिल्कुल। मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई जनगणना का अधिकारी जाता है और उसको पूरी सूचना नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर वो जनसंख्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी, वो दोषहीन नहीं हो पाएगी, दोष मुक्त नहीं हो पाएगी। अब क्या होता है कि कई क्षेत्रों में आप जैसे जनगणना का हो रहा है, तो आप ये देखिए कि पिछले डिकेड में जनसंख्या कितनी थी और कितने बच्चे थे, स्त्री और पुरुष कितने थे, कितने मेल चाइल्ड, कितने फीमेल चाइल्ड, कितने मेल बढ़े हैं, कितने फीमेल घटे। ये सब चीजों की जानकारी होने के बाद ही आप योजना बना सकते हैं। कई राज्यों में ये देखने को मिलता है कि कई राज्यों में देखने को मिलता है कि मेल फीमेल का रेशियो जो है खराब हो गया है। जैसे हरियाणा में कहा जाता है कि 1000 मेल पर 943 से 47 से 48 फीमेल रह गई हैं, लेकिन बंगाल में, केरल में और राज्यों में फीमेल की संख्या, और मिजोरम में, त्रिपुरा में ये फीमेल की संख्या फीमेल से कुछ ज्यादा है। तो इसको माना जाता है कि उसी के अनुरूप आप वहां का व्यवस्था कराएं, वहां पर विकास के लिए ऐसे ऐसे तरीकों को अपनाएं। अब यहाँ पर रह गया है कि फीमेल की संख्या कम हो गई, मेल की संख्या ज्यादा हो गई है, तो निश्चित तौर पर वहां पर विद्यालय या इत्यादि खोलने का, चिकित्सा इत्यादि के बारे में उसको सोचना पड़ेगा और किस ढंग से व्यवस्था कराई जाए, ये किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए जनसंख्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, तो इनके बारे में आपको सीधे बाधित प्रवेश रहेगा। हम आपको जानकारी ठीक से नहीं दे पाएंगे, तो होता क्या है कि वो जनसंख्या सही नहीं हो पाएगी। इस नाते वो जनसंख्या जो अधिकारी होते हैं, उनको ये अधिकार होता है कि वो आपके पास जाएं, आपके हाउस की लिस्टिंग करें, आपके बारे में और जो जानकारी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त करें, उसी के अनुरूप सरकार उस चीज को, अपनी योजनाओं को बनाती है। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में जाएं, वहां पर केवल कार ना हो, साइकिल ही रह रहती हो, तो आप कम से कम जनसंख्या अधिकारी की जानकारी रहेगा ना कि इतने दौरान यहाँ कार बढ़े हैं, यहाँ ट्रैक्टर बढ़े हैं, यहाँ और भी चीजें बढ़े हैं, यहाँ मकान बने हैं, कैसे मकान बने हैं, पक्के मकान बने हैं कि कच्चे मकान बने हैं, ये सारी जानकारी उनको प्राप्त करने का अधिकार है। और जो इस जानकारी को नहीं देता है, उस जानकारी को, वह तो एक कानूनी रूप से गलत काम करता है, उसको दंडित भी किया जा सकता है। गलत जानकारी देने वाले को जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसको जेल भी बंद किया जा सकता है। जो मान लीजिए अधिकारी है, जो जाता है जानकारी लेता है, वो गलत जानकारी ले लेता है, तो उनके लिए तो दंड और कठोर है, उनको तो 3 साल तक की सजा होती है और वो बताया जाता है कि देखिए आपने गलत सूचना दिया है, इस नाते आपको दंडित किया जा रहा है। तो जब आप पूरा अधिकार उसको नहीं देंगे, जो जाएगा अधिकारी को, तो वो बेचारा अधिकारी असहाय रहेगा और जो अनाप शनाप की जानकारी आप देना चाहें वो दे देंगे। इस नाते कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के पास पूरा अधिकार होता है कि वो आपसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसी पर आगे हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जनगणना कार्य में बाधा डालता है या गलत जानकारी देता है तो उसे क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं, इसके अलावा भी अगर कोई दंड है तो? देखिए जी, आपने बात सीख गई, जो मैं पूरी बात उसमें नहीं कर पाया था। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है, तो गलत जानकारी देता है और हमको लग रहा है कि ये गलत जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में पता लगाइए और देखिए। तो अगर मान लीजिए मेरे घर में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, हमने ये गलत जानकारी दे दिया है, तो हमको दंडित किया जा सकता है। ये कानूनी रूप से हमको 1000 रुपए तक का जुर्माना और जरूरत पड़ी तो जेल भी किया जा सकता है 3 साल का। ये तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको सही जानकारी देना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी आते हैं वही गलत जानकारी दे देते हैं, आप भ्रामक जानकारी दे देते। भ्रामक जानकारी देने पर अधिकारियों को तो ये समझिए कि सबसे ज्यादा उनको दंडित क्योंकि किया जा सकता है, क्योंकि वह अगर ऐसी जानकारी देते हैं तो आम आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए,
तो उस नाते उनको 3 साल तक की सजा उनको भी दी जा सकती है, लेकिन आम आदमी को 3 साल की सजा न दे करके कम यही कहा जाता है कि 1000 रुपए तक का फाइन या जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात होती है। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप जानकारी को सही ढंग से मुहैया कराएं और सही मुहैया कराने के बाद ही जो अधिकारी लोग उस चीज को संकलित करेंगे और संकलित करने के बाद ही वो पहुंचाएंगे और उसी के आधार पर योजनाएं बनेगी, क्योंकि सेंसस का मुख्य उद्देश्य ही है कि आप आधारभूत ढांचे को किस ढंग से खड़ा करेंगे और हमको जानकारी मिलेगी कि किस ढंग से अनुपात में बढ़ेगा जनसंख्या। मान लीजिए आज तो कहा जा रहा है ना, एक बात कही जा रही है कि 140 करोड़ जनसंख्या हो गई, लेकिन ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितनी जनसंख्या हो गई है, क्योंकि 1961 में जो जनसंख्या थी उससे लेकर के वो तो 144 करोड़ की जनसंख्या थी, अब 140 करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। लेकिन असली जानकारी तो तभी हमको मिलेगी जब ये बताया जाएगा कि इतनी हमारी जनसंख्या हो चुकी है, इतने बच्चे हैं, इतने महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं। इस आधार पर योजना बनानी पड़ेगी और उसी योजना के अनुरूप वो काम करना पड़ेगा, तभी हम प्रगति के पथ पर जा सकते हैं। बिल्कुल जी। सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनगणना अधिनियम में गोपनीयता को क्यों विशेष महत्व दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, गोपनीयता नहीं रहेगी तो हम कोई भी चीज को जानकारी हम दे रहे हैं कि मेरे पास ये मकान है, ये मेरे इतने बच्चे हैं, तो और ये हमारे पास ये कार है, आप ले जाकर के वो हमारी इस गोपनीयता को इनकम टैक्स के पास दे दें। हालांकि उसको मानता नहीं है कि क्यों मानेगा, क्योंकि उसका अपना नियम होता है कि वो पता लगाए। लेकिन गोपनीयता के बारे में या विदेशी को आपने जानकारी दे दी तो आपको तो विदेशियों को हमारे बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी बजाय हमारे देश में जानकारी। तो इसी नाते सबसे बात जरूरी होती है कि गोपनीयता बरती जाए। गोपनीयता अगर बरती नहीं जाती है तो उस गोपनीयता का उल्लंघन होने पर तमाम नुकसान हो सकते हैं। विदेशों में नुकसान हो सकता है, लोग खुफियागिरी कर सकते हैं और कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण हमारा व्यक्तिगत जीवन खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हो देखकर एक चीज और भी मैं बता दूं कि आरटीआई कानून बना है जो देश में। आरटीआई कानून और ये जो सेंसस का जो कानून है, इसमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा आरटीआई में क्या करते हैं आप कि आप कोई चीज मांग करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके घर पर जाएंगे आपको वहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन आरटीआई में आप हमसे व्यक्तिगत जानकारी के बारे में कोई चीज नहीं मांग सकते, क्योंकि अधिकार उसमें दिया हुआ है कि किन क्षेत्रों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में एक समेकित प्रयास होता है, एक इंटीग्रेटेड प्रयास होता है और इस प्रयास में ही हम तय करते हैं कि क्या जानकारी हमसे प्राप्त की जा सकती है, क्या नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारे लिए यह है कि गोपनीयता इसमें बरतनी जरूरी होती है। नहीं गोपनीयता बरती जाएगी तो लोग सही जानकारी नहीं देंगे और सही जानकारी न देने के कारण सही स्थिति हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगी, चित्रण हमारे सामने सही नहीं आ पाएगा और सही चित्रण न आने के कारण हमारे देश का, हमारे समाज का कितना नुकसान हो सकता है इसकी कल्पना आप या कोई भी कर सकता है। जी बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनगणना से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।